हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक बात मुझे आप बताइए कि आप पर्यावरण को देख रहे हैं तो पर्यावरण में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या एकदम शुद्ध है या कहीं कुछ गंदगी अभी आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। लगातार गाड़ियों का दौड़ना, गाड़ियों से निकलते हुए धुएं का वातावरण में फैल जाना, चारों तरफ बीमारियां दिखाई देना, कम उम्र में ही कई बीमारियों का शिकार हो जाना, ये क्या है? ये हमारा प्रदूषित वातावरण है। चाहे वो प्रदूषण हवाओं में हो, चाहे वो प्रदूषण धरातल पर हो, चाहे वो प्रदूषण खाने में हो, ध्वनि में हो, हर जगह जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। काला धुआं जो निकलता है वायु को प्रदूषित कर जाता है। जबरदस्ती का तेज आवाज में यदि हम गाने सुनते हैं, जो शादियां हो रही हैं उसमें आवाज तेज है, ये क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण है। इसमें भी लोगों को दिल की बीमारियां हो जाती हैं। चारों तरफ वातावरण प्रदूषित है। क्यों मैं ये बात कर रही हूँ? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में ये पाठ सम्मिलित किया गया है। शुरुआत में ही आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर कवि कि वातावरण कितना प्रदूषित है। जहाँ आप अभी तक सुभाषितानी पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर शुचि पर्यावरण नाम का पाठ आया है और बताया गया है कि पर्यावरण को शुद्ध रखना कितना आवश्यक है। तो ये यहाँ पर कवि ने आपको बताने का प्रयत्न किया है, समझाने का, क्योंकि आप भावी पीढ़ी हो और आप ही आगे आने वाले जो माहौल है उसको आप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि कक्षा 10वीं संस्कृत शमोसी सूची पर्यावरणम प्रथमा भाग का ये प्रथम पाठ आप पढ़ेंगे, पार्ट 1, क्योंकि बहुत ही कम में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। अगले पार्ट में आप इसका और भी भाग पढ़ेंगे, आगे का अर्थ समझेंगे। तो पार्ट 1 में हम कुछ ही अंतरे को लेंगे, कुछ ही भागों को, कुछ ही पद्य भागों को लेंगे, जिसमें आपको समझ में जल्दी और आसानी से भी आ जाए। ये पाठ कहाँ से अवतरित है, कहाँ से लिया गया है, पहले ये देखते हैं। अयम पाठा आधुनिक संस्कृत कवेः। अयम मतलब यह है, पाठा पाठ, संस्कृत आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा, लसल लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह लसत लतिका नाम के रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कवि, यहाँ कवि ने महानगराणाम, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, यंत्रों की अधिकता के द्वारा प्रवर्तित प्रदूषणों पे ऊपरी, मतलब जो प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है कि कैसे महानगरों पर प्रदूषण छाया हुआ है, चिंतित मना दृश्यते। तो प्रदूषण के ऊपर हम कैसे चिंतित हैं, कैसे हमारा मन चिंतित है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सह कथयति, वह कहते हैं, यद कि इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। यह लोह चक्र मतलब ये लोहे का चक्र। क्या लोहे का चक्र? चारों तरफ जो गाड़ियां दौड़ रही हैं वही भी उसी लोह धातु की, आप जो फैक्ट्रियों को देख रहे हैं वो भी लोह धातु की। तो ये लोहे का चक्र शरीर और मन का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। जब हमारा शरीर अस्वस्थ होगा तो आप सोच पाएंगे कि मन भी स्वस्थ नहीं हो सकता है, मन भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता है, क्योंकि जब शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे तो मन भी तो उदासी रहेगा। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मन भी बीमार ही हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो शरीर और मन पर वह दूषित प्रभाव डाल रहा है, अर्थात वह शोषण कर रहा है। अस्माद एव, इसको हम तोड़ेंगे तो अस्मात और फिर एव टूटता है। अस्माद एव की संधि विक्षेप आ भी जाती है, तो अस्मात ये आपकी व्यंजन संधि से लिया जाता है, अस्मात और एव। इससे ही वायुमंडलम मलिनम भवति, वायुमंडल मलिन हो रहा है, अर्थात मैला हो रहा है। वायुमंडल, हमारा पूरा चारों तरफ का वातावरण वह कैसा होता जा रहा है? लगातार इस लोह चक्र के कारण जो चारों ओर धुआं फैल रहा है उससे क्या हो रहा है? वो मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि ने महानगर के लिए, महानगर के जीवों से दूर, मतलब जो महानगरीय जीवन है, जीवनात् मतलब महानगरीय जीवन से सुदूर, दूर, नदी निर्झरम वृक्ष समूहम। तो नदी, निर्झर मतलब झरने, वृक्षों का समूह, लता कुंज मतलब लताओं के गुच्छे, पक्षी कुल कलरव, पक्षियों के कुल मतलब पक्षियों के समूह,
का कलरव मतलब उनका चहचहाना, कूजतम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति, ऐसे वन प्रदेश को जाना चाहता है, ऐसे वन क्षेत्र को जहाँ पर सुंदर लताओं के गुच्छे हैं, जहाँ पर पक्षी कलरव करते हैं, जहाँ पर नदी झरने बहते हैं, वृक्षों का जहाँ पर समूह है, ऐसे सुंदर जंगली प्रदेश में, ऐसे सुंदर वन प्रदेश में जाने की इच्छा रखता है कवि। तो यहाँ पर सारी बातें आपने देखिए मोटे तौर पर बता दिया गया है कि वातावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, उसकी चर्चा की गई है। और जब हम वातावरण प्रदूषण में रहते हैं, इतने प्रदूषित वातावरण में, तो कवि कह रहा है कि अब मेरा मन है कि कहीं शांत निर्झर झरनों से युक्त जो वन प्रदेश है, जहाँ पक्षी चहचहाते हैं, सुबह की वायु, दिन भर की जो वायु है वो कैसी है, स्वच्छ है, शांत वातावरण है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई इधर उधर भागना नहीं। तो ये सब क्या, वहाँ हम रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने अपनी जो इच्छा है वो भी व्यक्त की है, और जो प्रदूषित वातावरण है उसको भी यहाँ पर बताया है। अब यहाँ से चलते हैं हम, पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं, जो आपको अभी एक शाब्दिक अर्थ में बताइए। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण की लसद लतिका इस रचना के संग्रह से संकलित है। यह कवि महानगरों के यंत्रों की अधिकता से बढ़ रहे प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वह कहते हैं कि यह लोह चक्र शरीर और मन का शोषण कर रहा है, इससे वायुमंडल दूषित होता है। कवि महानगर के जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षियों से चहचहाते वन की ओर जाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपने पाठ का पढ़ा कि पाठ कहाँ से लिया गया और क्या इसमें वर्णन है। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम पाठों के अंदर जो श्लोक, पाठ के अंदर जो श्लोक दिए गए हैं उनको। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालायश चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर् दशनैः मुना स्नान्यैनेव जन ग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अब देखिए यहाँ पर शब्द बहुत कठिन लगे हैं, कोई परेशानी नहीं, हम शब्दों को आपस में ही तोड़ेंगे, दो भागों में बांटेंगे और फिर आप उनका अर्थ समझ पाएंगे और उच्चारण भी कर पाएंगे। दुर्वहम और अत्र, यहाँ पर हम शब्द को यदि तोड़ते हैं तो ये आता है दुर्वहम ये पूरा, और यह छोटा छुपा हुआ है, तो इससे बन गया अत्र। मतलब यहाँ वहन करना, यहाँ जीवित रहना कैसा है, कठिन हो रहा है। जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, मतलब प्रकृति की शरण में जाओ, इस प्रकृति की ही शरण में रहो, क्योंकि यहाँ तो जीवन क्या हो रहा है, दुर्भय हो रहा है। शुचि पर्यावरणम, और पर्यावरण को शुद्ध रखो। कैसा है ये, यहाँ जीवन अधिक कठिन है, प्रकृति की शरण में जाओ और पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाओ। महानगर मध्य, महानगर के मध्य में या बीच में, चलद निशम चल रहा है, निशम मतलब रात, कालाय चक्रम काल का चक्र, समय का चक्र, दिन रात लगातार चल रहा है। मनः शोषयत तनु पेशयत, मन का शोषण कर रहा है, तनु अर्थात शरीर का जो तनु पेशयत, और मन और शरीर का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। और हमेशा भ्रमति सदा वक्रम, वक्र मतलब टेढ़ा, तो टेढ़ी चाल में, टेढ़े रूप से ये निरंतर समय का चक्र चलता जा रहा है, जो मन का शोषण कर रहा है। दुर्दांत दस नहीं, यहाँ पर दुर्दांत मतलब भयंकर, दांत कि मतलब जो समय का चक्र है, उस चक्र के भयानक दांत हैं जो दिन रात मनुष्य को डस रहे हैं। ये समय का चक्र इस तरह का, जनग्रसनम मतलब लोगों को ग्रस रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये किसके लिए बोया गया है समय का चक्र, लगातार जो समय का चक्र चल रहा है, लगातार व्यक्ति संसार में दौड़ता भागता जा रहा है, वायु को प्रदूषित करता जा रहा है, चारों ये समय का चक्र जो चलता जा रहा है, जहाँ मन बहुत अधिक शोषित होता जा रहा है, मन और तन दोनों ही शोषित होते जा रहे हैं, वहाँ पर जीवन भी लगातार ग्रस रहा है। ये समय का चक्र जीवन को खाते जा रहा है। तो ये तो आपके शाब्दिक अर्थ हो गए। अब यहाँ से देखते हैं अन्वय। अन्वय क्या होता है, जहाँ पर श्लोक आपके आगे पीछे हो जाते हैं, अन्वय संस्कृत
अर्थ देता है, सीक्वेंस में एक क्रम में उन शब्दों को जमाता है और वहां से हम सही अर्थ निकाल पाते हैं। अत्र जीवित दुर्वह जातम प्रकृति एवं शरणम, यहाँ पर जीवित मतलब जीवन कैसा है, जीवित रहना दुर्वह अर्थात कठिन होता जा रहा है, प्रकृति की शरण में जाओ। शुचि पर्यावरणम स्यात्, और पर्यावरण को स्वच्छ होना चाहिए। महानगर मध्ये कालाय चक्रम अनिशम चलता मना शोष्य तनुपेश्य सदा वक्र भ्रमति, यह महानगरों में यह समय का चक्र टेढ़ी गति से चलता जा रहा है और मन का और तन का शोषण कर रहा है। अनुमा दुरांते दशने जन ग्रसनम नाएव, और यह जो काले ये भयंकर नुकीले जो दांत हैं ये मनुष्य को ग्रसते जा रहे हैं, मनुष्य को खाते जा रहे हैं। तो अन्वय देखिए 10वीं में क्या होता है कि पेपर में अन्वय भी आपसे पूछा जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अन्वय यदि पूछा जाएगा तो आपके लिए नीचे कुछ मंजूषा में शब्द दिए होंगे, लेकिन आप उनका अर्थ तभी वहाँ पर मतलब भर पाएंगे, सही जगह उनको सेट कर पाएंगे जब आपको हिंदी अर्थ आता हो। हिंदी अर्थ जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, शब्दों के अर्थों को जानना पड़ेगा, एक एक शब्द को जानना पड़ेगा। इसलिए जब आप उसका अर्थ देंगे तो अर्थ कैसा जाएगा, सही जाएगा और सही क्रम में आप उसे भर भी पाएंगे। तो अन्वय से आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका पाठ का अनुवाद कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही सहारा है, प्रकृति ही हमारा सहारा है। पर्यावरण स्वच्छ हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता जा रहा है या मन को सूखता हुआ और शरीर को पीसता हुआ, जो पेशियत लिखा है मतलब पीसना, शरीर को पीस रहा है, मन को सुखा रहा है और हमेशा इसी चाल में टेढ़ा चल रहा है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ना हो जाए। इतने भयंकर दांत जब काल चक्र के चलते जाएंगे और मनुष्य का इसी प्रकार यदि शोषण होता जाएगा तो वो दिन दूर ही नहीं जब मनुष्य विनाश की तरफ जाएगा। और विनाश की तरफ ही हम चल पड़े हैं, क्योंकि आज हमें हर जगह तकनीकी दिखाई देती है, हर जगह हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर जगह हम बिना गाड़ियों के हम चल नहीं पाते, 2-2 कदम की दूरी पर हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी कोई पानी से तो आप नहीं चलाएंगे ना, पेट्रोल और डीजल से चलाएंगे। पेट्रोल और डीजल के जलने के बाद जो काला धुआं निकलता है वो काला धुआं जाकर पेड़ों के पत्तों पर भी जमता है, छोटे बच्चों के अपने मुंह से अंदर ले जाते हैं और उनके फेफड़ों पर जाकर जमता है। वृद्ध जो लोग होते हैं उनको अस्थमा की परेशानी हो जाती है। हाँ, जो सही यंग जो होंगे उनको थोड़ी देर में सही, लेकिन धीरे धीरे वो भी इसके शिकार होते चले जाते हैं। तो ये जो असर है ये हर एक उम्र के लोगों पर डाल रहा है और इसका कारण है हम स्वयं, क्योंकि हम ही उनका इतना उपयोग कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वहीं से आगे पार्ट 2 की तरफ। देखिए शुचि पर्यावरण प्रथमा पाठा पार्ट 2। तो अब चलते हैं हम इसके आगे के श्लोकों की तरफ, अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अनुवाद देखा, अब हम देखते हैं चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। कज्जल मलिनम धूमम मुंजति शतशक्ति यानम बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम याना नाम पंक्तयो ह्यनंताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल, कज्जल मतलब काजल, काजल के समान, मलिन, मलिन मतलब काला, काजल के समान एकदम काला, धूमम मतलब धुआं, मुंचति मतलब छोड़ते हैं, शत शक्ति यानम, शत 100, शक्तियान मतलब यहाँ गाड़ियों के लिए बोला गया है, हजारों गाड़ियां, 100,000 गाड़ियां निरंतर काजल के समान, 100 गाड़ियां, 1000 गाड़ियां क्या करती हैं, काजल के समान काला धुआं छोड़ती जा रही हैं। बाष्पयान माला, और उस धुएं के छोड़ने से जो वायु में जो ये माला जैसी बन जाती, जो ये बादल जैसा ये चारों तरफ जो घूमने लगता है, संधावती दौड़ती हुई, वितरंती धावनम, दौड़ती हुई गाड़ियां लगातार काला धुआं छोड़ रही हैं जो बाष्प बनकर संपूर्ण वातावरण में फैल रहा है। संधावती मतलब दौड़ती हैं, वितरंती अर्थात बांट रही हैं, धावनम मतलब दौड़ते हुए ये गाड़ियां क्या कर रही हैं, लगातार काले धुएं को बांट रही हैं। याना नाम पंक्तयो हेनंता कठिनम संसरणम, याना नाम मतलब वाहनों की पंक्तियों से लगातार इस धुएं में हमारा जीवन यहाँ संसरण करना, यहाँ पर संसरणम है ना, यहाँ पर जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने और पर्यावरण को स्वच्छ, पर्यावरण को शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को स्वच्छ होना चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं तो हम अगले शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले अन्वय, शत शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंजती, हजारों गाड़ियाँ क्या कर रही हैं,
काले धुएं को, काजल के समान काले धुएं को छोड़ रही हैं। बाष्पीयान माला ध्वन वितरंती संध्यावती, वायु की माला बनाकर, मतलब इस हवा की माला में चारों तरफ धुएं की माला बनाकर ये लगातार गाड़ियां दौड़ती जा रही हैं। याना नाम अनंता पंक्तियां ही संसरणम कठिनम, और यहाँ पर इन वाहनों की पंक्तियों से हमारा जीवित रहना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। अनुवाद, हजारों गाड़ियां काजल के समान धुआं, मैला धुआं छोड़ रही हैं। धुएं की पंक्ति छोड़ते हुए वो दौड़ रही हैं। वाहनों की अनंत पंक्तियां ही जीवन को कठिन बनाती जा रही हैं। लगातार वाहनों की पंक्तियां, लगातार वाहनों से निकलता हुआ काला धुआं, लगातार काले धुएं से बढ़ रही बीमारियां, ये हमारे जीवन को बहुत ही कठिन बना रही हैं। आज हम जरा सा बाहर निकलते हैं, कुछ ही यदि हम रोज जा रहे हैं तो आप कुछ समय के बाद देखिएगा कि परेशानियां होने लगती हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किन से संबंधित परेशानियां होंगी, आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी, आपको अपने हर अंग में आपको समझ में आएगा, आपको अपने बालों से संबंधी परेशानियां होंगी, बिल्कुल परेशानियां होंगी, क्योंकि बाहरी वातावरण जब आप घर से निकल रहे हैं तो वो वातावरण आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। लेकिन चूंकि समय यही बन पड़ा है और हमें निकलना जरूरी, हम निकलते हैं, लेकिन उसका उपयोग यदि हम एक एक व्यक्ति भी कम करना शुरू कर दें, यदि जो पास में यदि हमें जाना है, यदि हमारा चलने की दूरी पर ही हमारा कार्य हो जाएगा, हम चलते चलते कार्य कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम उस कार्य को चलकर ही कर लें। आज हम गाड़ियों से हर कदम पर जाते हैं। आज हम साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो साइकिल कम से कम 7 से 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार में आ जाएगी, ठीक है, आप उतनी साइकिल नहीं लेते, लेकिन फिर एक्सरसाइज, व्यायाम करने के लिए हम 50 से 60 और 1 लाख तक की साइकिल घर में रखते हैं और फिर हम उस पर क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। यदि उसी साइकिल का इस्तेमाल हम थोड़ी सी दूरी पर जाने के लिए करने लगे तो हमें घर में लाकर उस पर व्यायाम नहीं करना होगा। 10 हज़ार के लिए आपने 1 लाख का व्यायाम का सामान खरीदा, जो कि आप आराम से 10 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार में कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि आज के दिखावे के जीवन में हम यही करते हैं और जो हमारे लिए नुकसानदायक है। यदि हम पिछले समय की तरफ चलें, जब गाड़ियां कम हुआ करती थीं, बहुत ही कम इस्तेमाल होते थे, लोग पैदल जाकर अपने कार्यों को पूर्ण करते थे, लोग साइकिल से जाकर अपने कार्यों को पूर्ण करते थे, वो लोग हम लोगों से कहीं अधिक स्वस्थ होते थे। ना उन्हें मोटापा छूता था और ना ही उन्हें कोई बीमारी छूती थी, क्योंकि जो कार्य आज आप व्यायाम के नाम पर करते हैं वो उनके रूटीन में शामिल होते थे। वो रोजमर्रा की लाइफ में यही काम करते थे, पैदल जाना, पैदल आना, हर काम अपने हाथों से करना, मशीनों से नहीं करना, ये सारे कार्य वो करते थे उन्हीं 24 घंटे में जिसमें आप करते हैं। हमारे लिए वो समय कम पड़ जाता है, उनके लिए वो समय पर्याप्त था, क्योंकि हर काम के लिए उन्होंने एक समय अपना बांट के रखा हुआ था और अपने हाथ से किया हुआ कार्य वाकई बहुत जल्दी समाप्त होता है। तो ये तो मैंने आपके इसके अतिरिक्त आपको जानकारियाँ दी इसलिए क्योंकि ज़रूरी है। यदि हम पर्यावरण में एक एक करके भी यदि उसका उपयोग जो कि इसको नुकसान पहुँचा रहा है कम कर दें तो शायद कम हो भी सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले श्लोक की तरफ पहुँचते हैं हम। हाँ, यहाँ तक पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, जो अभी तक जितने शब्दार्थ हमने यहाँ पर पढ़े हैं। शतस अर्थात सैकड़ों, कटियानम मतलब मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मतलब काजल, मलिन मतलब काला, गंदा, मैला, धूम मतलब धुएं को, मुंचती मतलब छोड़ती हैं, वाष्पयान मतलब भाप की गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी, वितरंती मतलब वितरण करती हुई या देती हुई, संसरण मतलब चलना। तो ये आपके इसके शब्दार्थ थे। अब इसके बाद अगला श्लोक है, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नाही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम, कर्णीयम बहिर अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ देखिए, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम ना ही निर्मलम जलम, वायुमंडल पूरी तरीके से दूषित हो गया है और यहाँ तो ना ही मतलब नहीं है, निर्मल जल, स्वच्छ जल भी अब मिलना मुश्किल हो रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम, कुत्सित मतलब बुरी, गंदगी से युक्त, जो आपके भक्ष्य मतलब खाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें भी क्या हो रही है, मिश्रित अर्थात मिलावट हो रही है गंदी वस्तुओं की। समलम धरातलम, और ये जो धरातल है वो मल से युक्त है। मल अर्थात गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। हम इस पर मल तो करते ही हैं लेकिन अन्य और अधिक वस्तुओं को भी हम यहाँ पर फेंक रहे हैं, जो कुछ दिनों के बाद सड़कर उसको और अधिक हमारे पर्यावरण को, हमारी धरातल को गंदा करे जा रहे हैं।
आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन क्या मिट्टी में गलती है? बिल्कुल भी नहीं गलती है। आप कितने भी समय के बाद यदि मिट्टी में वो दबती जाती है और वहाँ से मिट्टी निकालते हैं तो पॉलीथीन आपको वैसे की वैसी ही मिलती है, वो मिट्टी में मिश्रित नहीं होती है, गलती नहीं है। और जो गलता नहीं है तो आप सोचिए कि वो कितना वातावरण को, मिट्टी को कितना प्रदूषित कर रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, जानवर खा लेते हैं, जानवर नष्ट हो रहे हैं। और वैसे भी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। ना तो ये जब इसे जलाया जाता है तो एकदम काला धुआं छोड़ती है ये, और यही काला धुआं जब वातावरण में जाता है तो बहुत ही अधिक गंदगी पैदा करता है, लोग बीमार होने लगते हैं। तो प्लास्टिक जानलेवा है। तो क्या है ये? हमारा जो धरातल है वो मल से युक्त है। करणीयम वहिर अंतर जगति, करना चाहिए बाहर और अंदर जगत में, संसार में, बाहरी रूप में भी और आंतरिक रूप से भी हमें बहुशुद्धिकरणम, बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। आपने यहाँ देखा शब्दों को गौर से देखा कि वायुमंडल भ्रशम दूषितम, पूरे तरीके से दूषित हो चुका है। निर्मल जल नहीं है, कुत्सित जो गंदे पदार्थ हैं वो खाने वाले पदार्थों में मिलते जा रहे हैं। धरातल जो है वो समलम, मल से युक्त है। हमें अंदर और बाहर संसार में दोनों तरफ से शुद्धिकरण करना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। आगे बढ़िए। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडल पूर्ण तरीके से दूषित हो चुका है। निर्मलम जलम हीना, निर्मल जल भी नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और वस्तुओं जो खाने वाली वस्तुएं हैं उनमें भी मिलावट होती जा रही है। धरातलम सामलम जातम, जो धरातल है वो कि मल से युक्त हो गया है। वही अंतः जगति बहुशुद्धिकरणम, बाहर और अंदर जगत में हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है, शुद्धिकरण करना चाहिए। अनुवाद देखिए। वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, जल भी निश्चित रूप से यहाँ पर निर्मल स्वच्छ नहीं है। खाद्य पदार्थ में भी निरंतर मिलावट होती जा रही है। पृथ्वी गंदगी से युक्त हो गई है। संसार में बाहरी और आंतरिक शुद्धिकरण करनी चाहिए, और संसार में जो है वो स्वच्छता की आवश्यकता है। आपने एक एक शब्द को समझा, समझ में आपको आ गया होगा। शाब्दिक अर्थ समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ जो आपने अभी श्लोक पढ़ा है उससे संबंधित ये शब्दार्थ हैं। भ्रश मतलब अत्यधिक, दूषित मतलब प्रदूषित, निर्मल मतलब स्वच्छ, भक्ष्य मतलब खाने योग्य या भोज्य पदार्थ, धरातलम मतलब ये पृथ्वी, धरती, समलम अर्थात मल से युक्त है जो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी कुछ और है। वही अर्थात बाहर, अंतः मतलब अंदर, जगती मतलब संसार में, जगती संसार में अर्थात जगती में। जगत से इसका जो मूल शब्द है वो है जगत, ता हलंत वाला है ये, तकारांत, इसलिए जगत की जो सप्तमी विभक्ति है वो है जगती। करीणम अर्थात करना चाहिए। कुत्सित का अर्थ होता है बुरी। अगला श्लोक है कंचित कालम नए माम अस्मान नगरात। ये देखिए कैसे आएगा। यहां पर आपने माम तोड़ दिया, ये आपको मिल गया। यहां से आ जो जुड़ा हुआ है छोटा आ, उससे बनेगा अस्मात। आधा ना आ जाएगा ता में, और यहां पर ना इससे जुड़ जाएगा तो बनेगा नगरात। मतलब कंचित कालम नए मतलब कुछ काल के लिए, माँ मुझको, इस अस्मात मतलब इस नगरात, नगर से, बहुदूरम बहुत दूर जाना है। प्रपश्यामी ग्रामांते, प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ या देखता हूँ, ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर नदी पयः पूरम, झरने और नदी जो पयः मतलब है जल, जो जल से पूर्ण भरे हुए हैं, ऐसे गांव के अंत में, गांव की सीमा पर जाकर मैं देखता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मतलब एकांत में एकदम शांत होकर, क्षणमपि एक क्षण भी, मैं स्यात संचरणम, मैं संचरण मतलब वहाँ रहना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। अब मैं कुछ समय के लिए इस नगर से दूर, गांव की अंतिम सीमा पर जहाँ पर नदी और झरने जल से भरे हुए हैं, वहाँ पर कुछ समय के लिए विचरण करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, एकांत में रहना चाहता हूँ। शब्दों का अब यहाँ पर अन्वय देखिए। माम कंचित कालम अस्माद नगरात बहुदूरम नय, माम मुझको, कंचित कालम कुछ काल के लिए, नगर से दूर जाना है। अहम ग्रामांते में गांव के अंत में, झरने, निर्झर था झरने, झरने और नदी जो जल से परिपूर्ण है, प्रपश्यामी देखता हूँ,
देखना चाहता हूँ। एकांत एकांतारे क्षणम अपि में संचरणम से, और एकांत में रहकर, एकांत कांतारे मतलब जंगल में, एकांत जंगल में मैं विचरण करना चाहता हूँ, क्षण भर के लिए वहाँ पर घूमना चाहता हूँ। हिंदी अर्थ देखिए, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, तालाब देखना चाहता हूँ। एकांत वन में क्षण भर के लिए मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि कितना त्रस्त हो चुका है इस वातावरण से, शहरीय और नगरीकरण से इतना परेशान हो गया है। दिन रात गाड़ियों की आवाज़ सुनते रहते हैं, धुआं जो निकलता रहा है उसको हम निगल रहे हैं, गाड़ियों के धुएं को, चारों तरफ आवाज़ है। तो अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर झरने बहते हैं, नदी का जल एकदम शांत है, नदी जल से पूर्ण है। वहाँ मैं भी ऐसे जंगल में जाकर कुछ दिन के लिए निवास करना चाहता हूँ, वहाँ रहना चाहता हूँ। शब्दों के अर्थ देखिए, नए अर्थात ले चलो, ग्राम प्लस अंत्य अर्थात गांव के अंत में, गांव की सीमा पर, निर्झर मतलब झरने, पयापुरम मतलब जल से पूर्ण, पयापुरम जल से पूर्ण अर्थात तालाब बोला गया है। प्रापश्यामी अर्थात देखना चाहता हूँ, कांतारे मतलब वन में, मे मतलब मेरा, संचरणम मतलब घूमना, और स्यात मतलब हो या होना चाहिए। अगला श्लोक है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुम आवली अवलिहि समीर चालिता स्मन्यामय वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिताम रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, जो हरित मतलब हरी, तरुणाम मतलब पेड़ों की, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला रमणीया मतलब जहाँ पर क्या होंगे, सुंदर वृक्षों की लताएं होंगी, वृक्षों की पंक्तियाँ होंगी, हरे वृक्षों की पंक्तियाँ होंगी, सुंदर लताओं की मालाएं, सुंदर लताओं की मालाएं होंगी। कुसुम आवली, फूलों की आवली अर्थात पंक्तियाँ होंगी, ये कुसुम है और ये आवली, फूलों की पंक्तियाँ हों। समीर चलिता, जहाँ पर जो समीर अर्थात वायु एकदम शांत रमणीय सुंदर रूप में चल रही है, उसका मैं वर्ण करना चाहता हूँ। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगनम मतलब नवमालिका एकदम नवीन, रसालम जो आम की नए बौर जो निकलती है, नई लता जो नए बौर फूल आते हैं उनको, रुचिरम संगनम मतलब उनसे मिलकर एकदम मैं मन प्रसन्न होकर वहाँ पर गमन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो अभी भी बात किसकी कर रहे हैं, जाने की, वृक्ष गांव में जाने की। हरित तरुणाम, हरे पेड़ों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की, माला रमणीय सुंदर माला, समीर चलिता कुसुम आवली समीर के चलने पर, हवा के चलने पर जो कुसुम फूलों की जो पंक्तियां हैं उनका मैं वर्ण करना चाहता हूँ, उनको मैं फूलों की पंक्तियां मेरे जो मैं देख पाऊँ उनको। नव मालिका रसाला मिलिता रुचि संगनम छा, नव मालिका अर्थात नवीन, रसाला मतलब होता है आम का या आम को, आम के पेड़ जो कि कैसे हैं, नए बौर के आने से जो सुंदर हैं। नव मालिका, यहाँ पर मालिका चमेली का सुंदर मिलन हो, मतलब आम के पेड़ पर जब चमेली की बेल भी यदि चढ़ रही है तो वो सुंदर मिलन में जाके गांव में देखना चाहता हूँ। तो नीचे है हरे भरे वृक्षों, सुंदर लताओं की माला मनमोहक है, सुंदर है, हवा से झूम रही फूलों की पंक्तियाँ मेरे चुनने जहाँ पर योग्य हों, मैं उनको चुन पाऊँ। आम के पेड़ जहाँ चमेली से उसका मिलन हो, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उनको देखना चाहता हूँ। यहाँ पर शब्दार्थ है, हरित तरुणा मतलब हरे वृक्षों की, ललित मतलब सुंदर या आकर्षक, रमणीय मतलब मनोहर सुंदर, समीर मतलब हवा, कुसुम आवली मतलब फूलों की पंक्तियाँ, वर्णीय मतलब वर्ण करना चाहता हूँ, चुनना चाहता हूँ, संगमनम, संगमनम मतलब होता है मिलन। तो यहाँ आगे जो है अगले श्लोक की तरफ हम चलते हैं। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। तो क्या है, आई चल, अरे, आई मतलब अरे, चल मतलब चलो, बंधु मतलब बंधु मित्र, खगकुल पक्षियों का कुल, पक्षियों का समूह, कलरव जहाँ पक्षियों के समूह का कलरव है, आवाज है उनकी, चहचहाना है, गुंजित वन प्रदेशम ऐसा वन देश, ऐसा वन क्षेत्र जो कि पक्षियों के समूह के आवाज से या पक्षियों के कलरव से जो गुंजायमान है, ऐसे वन की तरफ, ऐसे जंगल की ओर चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुर मतलब पूर्व यहाँ पर नगर के लिए लिया गया है, नगर और शहरों की तरफ, कि शहरों में रह रहे जो कलरव संभ्रमित मतलब शहरों में रह रहे और जो शहर के शोर शराबे में हम हैं, उनमें जो हम भ्रमित हो गए हैं, जनेभ्यो जो लोग भ्रमित हो गए हैं,
धृत सुख संदेशम, उनके लिए वो कैसा है, सुख का संदेश है। कहाँ जाना, जंगल की तरफ जाना जहां पर पक्षियों का कलरव है। चाक चिक्क जालम नो कुरियात जाल रसहरणम, चाक चिक्क जालम मतलब जो ये आपका कहना चाहिए क्या है इसमें, अंतर्जाल। एक शब्द का अर्थ यहाँ पर देखिए मैं दिया गया, मैं आपको शब्दों के सीधे अर्थ की तरफ ले चलती हूँ। तुरंत आपको चाक चिक्क का देखिए, जब हम चाक चिक्क मतलब होता है चकाचौंध वाला, देखिए चकाचौंध से जालम मतलब पूरा जाल, और चकाचौंध चाक चिक्क मतलब जाल। अब यहाँ पर आपको चाक अलग बताते तो आप नहीं समझते चिक्क, इसलिए मैंने सीधा बताया, सीधा यहाँ पर अर्थ है, सीधा साधा अर्थ है कि चकाचौंध से भरी दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ वापस आ जाते हैं हम अपने, तो चका नो कुरियात जीवित रस हरणम, चकाचौंध से भरी इस दुनिया में जीवन का हरण या फिर जीवित रहना क्या हो रहा है, नो न मतलब जीवित रहा ही नहीं जा रहा है, जीवन हमारा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए कहाँ ले चलने के लिए कवि कह रहा है, उस जंगल की तरफ चलो जहाँ पर पक्षियों का कलरव है, इस प्रकार के वातावरण में जहाँ पर केवल और केवल गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, तेज संगीत की आवाज़ आ रही है, जो कि कानों को ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं, वहां से जंगल की तरफ चलो जहां पर वातावरण कैसा है, शांत है, निर्मल है, स्वच्छ है। इस चकाचौंध की दुनिया से हम आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ देखिए अनवय से, आई बंधु खग कुल कुल रव गुंजित वन देश चलम, चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यास धृत सुख संदेशम, हे बंधु वहां उस जंगल को चलो जहां पक्षियों का समूह इतनी आवाज इतना कलरव कर रहा है कि वो गुंजायमान हो गया है वो प्रदेश। आपको सुख का संदेश देने के लिए वह जो जगह है वो उत्तम है। इस चकाचौंध से भरी दुनिया में हमारा जीवित रहना मुश्किल हो रहा है, हम जीवित नहीं रह पा रहे, हमारे यहाँ पर खुशियों का हरण हो रहा है। हे भाई, पक्षियों के परिवार का कलरव चहचहाना से जो गुंजायमान है वन में चलो, नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश है। चकाचौंध से भरी दुनिया में जहां हमारे आनंद का हरण हो रहा है वो हरण ना करें, आनंद को मन में बना रहने दें, तो वहां से आगे चलें। शब्दार्थ देखिए, खगकुल पक्षियों का समूह, कलरव मतलब पक्षियों की आवाज, पुर कलरव मतलब शोर, चाक चिक्क जालम मतलब चकाचौंध से भरी दुनिया, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ लाकर बताया भी था। जीवित रस शरणम, यहाँ पर शरणम है, तो जीवन रस का विनाश, नो मतलब नहीं, आप नो यहाँ पर अंग्रेजी का शब्द आया। कुरियात मतलब करना चाहिए, मतलब हमें अपने आनंद का विनाश नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ो और ऐसी जगह जाओ जहां पर कुछ तो शांति का अनुभव हो। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, देखिए प्रस्तर मतलब पत्थर, तले मतलब नीचे, पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा, गुल्मा मतलब झाड़ियां, लता पेड़ और झाड़ियां जो पत्थरों के नीचे पिसती जा रही हैं। नो भवंतु पिष्टा, वहां उन्हें पिसने मत दो। पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की जो ये सभ्यता, निसर्गे स्यान समाविष्टा, उसमें ही मतलब सब कुछ समाविष्ट हो रहा है, समाविष्ट उसमें ना होने दो। मानवाय जीवनम कामाय नो जीवनम मरणम, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करो, उसके मरण की कामना मत करो। ये आज के पाषाणी युग मतलब चारों तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े भवन खड़े हुए हैं, इमारतें खड़ी हुई हैं। इन इमारतों के नीचे क्या दबा हुआ है, इन इमारतों के नीचे हमने पेड़ पौधों झाड़ियों को दबा डाला है, अर्थात उन्हें काटा गया है और भवन का निर्माण किया गया है। तो मनुष्य के जीवन की प्रार्थना करो, उसके विनाश की नहीं, क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा विनाश तो निश्चित है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। अन्वय है, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाना भवंतु, लताओं को, वृक्षों को और जो झाड़ियां हैं उनको पेड़ों के नीचे ना पिसने दो। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्यात्, पाषाणी सभ्यता को समाविष्ट नहीं होना चाहिए। मानवीय जीवन कामय, मनुष्य के जीवन की कामना करनी चाहिए। जीवन मरणो नो कामय, जीवन के मरण की कामना नहीं करनी चाहिए। लताएं पेड़ झाड़ियां पत्थरों के नीचे ना पिसें, प्रकृति में पाषाण सभ्यता का समावेश ना हो। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहते हुए मृत्यु की कामना नहीं करना चाहता मैं।
कि मनुष्य जीवित रहे, लेकिन जीवित कैसा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कामना हमें नहीं करनी। आप सोचिए कि यहाँ पर कवि ने कितना कुछ और कितनी गहराई से बताया है। वो समझाना चाहता है आप छात्रों को, आप बालकों को, आप बच्चियों को कि यदि आप यहाँ की आने वाली, आप इस दुनिया की आने वाली नव पीढ़ी हैं, यदि आप समझ जाते हैं तो आगे आने वाला ये संसार बाकी हरियाली से हरा भरा होगा, बीमारियों से दूर होगा, आपस में प्रेम होगा, लोगों में चिड़चिड़ापन नहीं होगा। क्योंकि जब हम ये सारे शोर शराबे से आते हैं तो दिमाग हमारा खराब, कहते हैं ना दिमाग खराब हो गया, किच 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 से चले आ रहे हैं। चारों तरफ वातावरण इतना प्रदूषित है कि मन भी हमारा कलुषित हो जाता है और मन अशांत हो जाता है और इसी कारण वो बीमार हो जाता है। तो ये सारी बातें कवि ने देखिए कहाँ से आपके जीवन जो जिस शहर, देखिए शहरीकरण होना वर्तमान की आवश्यकता है, आपका वहां रहना वर्तमान की आवश्यकता है, लेकिन उस शहर को मलिन करना है या स्वच्छ करना है ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना चाहिए। उसको कैसे करना है, हम किसी को वहां रहना या ना रहने के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते। तो क्या है, कितना कुछ यहाँ पर कवि ने आपको बताया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके शब्दों के अर्थ हैं प्रस्तर अर्थात पत्थर, तले मतलब तल में, पिष्टा मतलब पिसे, निसर्गे मतलब प्रकृति में, समाविष्टा अर्थात समाहित। ये आपका प्रश्न अभ्यास है, देखते हैं कि क्या क्या आप इसमें नया देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है और किस पर आधारित है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र मतलब यहाँ, जीवित मतलब जीना, जीवित रहना, कीदृशम जातम, कीदृशम एक विशेषण शब्द के लिए प्रयोग होता है, किस प्रकार हुआ, यहाँ पर जीवन किस प्रकार हुआ या कैसा हुआ। तो आप बताइए जीवन यहाँ पर कैसा हो गया है वर्तमान समय में जहाँ वातावरण प्रदूषित है, वहाँ जीवन कठिन है या सरल। तो जीवन यहाँ पर कठिन है, तो दुर्वहम, जीवन का निर्वाह करना कैसा है, कठिन है। अगला प्रश्न है अहिनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। तो अहनिशम मतलब होता है दिन रात, महानगर मध्य महानगरों के मध्य में, किम प्रचलति क्या चल रहा है। तो दिन रात क्या समय का चक्र चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है। तो कालाय सचक्रम, समय का चक्र तीव्र गति से। अगला है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, मतलब जो वस्तुओं में जो मिश्रण है, गंदा मिश्रण है, किम अस्ति वो क्या है, मतलब कहाँ पर है, किस में है वो। तो किस में है वो, भक्ष्यम खाने वाली वस्तुओं में, भक्ष्यम मतलब खाद्य पदार्थों में। अगला है अहम कस्मई जीवनम कामय, अहम मतलब मैं, कस्मई मतलब किसके लिए, जीवनम कामय जीवन की कामना करता हूँ। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, तो मनुष्य के लिए हम जीवन की कामना करेंगे। तो मानवाय, चूंकि कस्मई चतुर्थी का प्रयोग है इसलिए मानवाय में भी चतुर्थी का प्रयोग ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केशाम माला रमणीया, केशाम मतलब किसमें या किसकी, माला रमणीया सुंदर है, मनोहर है। तो किसकी माला मनोहर थी, फूलों की माला मनोहर होगी। और किस किस की, तो हरित तरुणाम ललित लतानाम चा, हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की जो माला है वो कैसी है, रमणीया है अर्थात सुंदर है। हरित तरुणाम ललित लतानाम चा। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी पूर्ण वाक्य में। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि ने किमर्थम किस लिए प्रकृति के शरण की इच्छा की है, कि प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, किस लिए की है, क्योंकि वो क्या हो गया है, यहाँ पर जीवन कठिन है। नगरेशु जीवनम दुर्वहम जातम, नगर का जीवन कठिन हो गया है। अतः कभी प्रकृति शरणम गच्छामि, इसलिए कभी प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इच्छति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि नगरेशु जीवनम दुर्वहम जातम। आपको ये पंक्ति याद करनी है, फिर आपको क्या करना है, प्रश्न ही लिख देना है। तो नगरेशु जीवनम दुर्वहम जातम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् मतलब किससे, या तो कारणात् में भी पंचमी आएगी। किस कारण से महानगरेषु महानगरों में जीवन का संसरणम मतलब जीवन का निर्वाह कठिन है। तो किस कारण से कठिन है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है,
धुआं निकलता जा रहा है, मलिन धुआं निकल रहा है, चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां धावन्ति मतलब दौड़ रही हैं। अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, इस कारण से वहाँ जीवन क्या हो रहा है, कठिन होता जा रहा है। तो आपको कितना याद करना है, महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावन्ति, महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावन्ति, अनेक पंक्तियां क्या हो रही हैं, दौड़ती जा रही हैं। अगला प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं मतलब हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो रहा है। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो रहा है, किम किम मतलब क्या क्या, तो क्या क्या प्रदूषित हो रहा है। आज देखा जाए तो धरती भी प्रदूषित हो रही है, वायु भी प्रदूषित हो रही है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, साथ ही धरातल और भक्ष्यम जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो सब क्या होता जा रहा है, वो दूषित होता जा रहा है। तो आपको याद रखना, वायुमंडलम जलम धरातलम और भक्ष्यम, बहुत सरल है यदि आप हिंदी अर्थ कर लेते हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, वन प्रदेश है, ठीक, जंगल में संचरण करना चाहता है। तो कवि नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, नगर से दूर एकांत जंगल में संचरण करना चाहता है। नगरात दूरे एकांत कांतारे, तो नगर से दूर एकदम शांत जंगल में वो संचरण करना चाहता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, जहाँ निर्झर पयः पूरा नदियाँ मतलब नदी का जल, तालाब, झरने, स्वच्छ स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, और जहाँ ये सब कुछ होगा वहाँ वातावरण भी स्वच्छ होगा। तो स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, किस प्रकार के वातावरण में, तो विशेषण रखेंगे स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, सुंदर स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में हमें क्या करना है, भ्रमण करना चाहिए, तो भ्रमणीयम। अगला प्रश्न है, अंतमे पद्यांशे मतलब अंतिम पद्यांश में कवे का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश जो आया था उसमें कवि ने कामना की थी, तो कवि ने किसकी कामना की थी, या कवे का कामना किसकी कामना की थी उन्होंने, तो मनुष्य के जीवन की कामना की थी। अंत में पद्यांशे कवि मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते, सुख जीवन की, सुखद जीवन की कामना की थी कि मनुष्य का जीवन सुखमय होना चाहिए, उसके मरण की कामना नहीं की थी। अब अगला प्रश्न है, संधि संधि विच्छेदम करोति, यदि टूटी हुई है तो जोड़िए अर्थात संधि करना है, संधि वाला शब्द है तो तोड़िए अर्थात विच्छेद करना है। तो देखिए प्रकृति प्लस और फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया है और यहाँ शब्द जोड़कर दिया है प्रकृति रेव, तो प्रकृति तो इन्होंने निकाल लिया है, बचा क्या है, रा को हम नहीं रखेंगे क्योंकि रा किसके रूप में आ गया, यहाँ पर विसर्ग के रूप में आ गया। बचा क्या, ये एक ही मात्रा और वाह, और एक ही मात्रा किस में बन जाती है, ए में, तो यहाँ पर आ जाएगा एव, ठीक। स्यात, फिर यहाँ पर खाली स्थान प्लस फिर खाली स्थान, और यहाँ बन गया स्यातन्येव। तो यहाँ पर देखिए स्यात, तो इस नाम में स्यात आ गया, फिर क्या आ गया ना, और फिर है एव, तो यहाँ पर ना और फिर है एव। अनंता, यहाँ पर अनंता तो या है और हा दिया है, हा में या जुड़ा हुआ है। या किससे बनता है, आ तो हो गया, और यड़ संधि के अनुसार यदि आप संधि का वीडियो देखेंगे तो ई से बनता है, तो ही धन अनंता होगा। बही और अंत जगती, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर देखिए आप विसर्ग था और ए था, तो विसर्ग के स्थान पर रा आया था, अब विसर्ग के स्थान पर रा आएगा तो ये बनेगा बहिरंत जगती, क्योंकि ये रा किस पर आ गया, ता पर, बहिरंतर जगती, ठीक। आगे देखिए नगरात, और ये हमने तोड़ा भी था जब हम शब्द पाठ को पढ़ रहे थे, ये ना जो है वो ता में बदल जाएगा, तो पीछे का नगरात, तो आगे बनेगा अस्मात् नगरात। ये व्यंजन संधि के नियम के अनुसार है।
चरणम और समम, तो ये मा जो है वो आपका अनुस्वार में आएगा, तो संचरणम। मुंचती और धूमम, तो यहां पर जो आएगा वो सीधा आपका आएगा मुंचती, उस माँ में आधा आ जाएगा, धूमम मुंचती। ठीक, अब देखते हैं हम शब्दों का। यहाँ पर आप देखिए, एव आया है, नाधन एव आया है, फिर बहिरंतर जगती आया है, अस्मात आया है, संचरणम धूमम। अब इसको हम हटा देते हैं, आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो यहाँ जो आपका है ये विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग है, ये भी आपका विसर्ग, और यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है। यहाँ ये अण संधि है, विसर्ग संधि है, यहाँ अस्माद नगरा व्यंजन संधि है, सम नगरा चरणम में व्यंजन संधि है, और धूमम मुंजति में भी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का, स्वर संधियों का बहुत अधिक प्रयोग है। आप देख पा रहे होंगे, नियम पढ़ते जाइए, आराम से बना पाएंगे। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लगातार अभ्यास करते रहिए, बिल्कुल आपसे बनेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभ्यास से ना आए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखिताम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे दिए हुए अव्यय, ये अव्यय दिए हुए अव्यय शब्द जो कि लिंग वचन कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय शब्द आपको यहाँ भरना है, लेकिन जब भी आप रिक्त स्थान भरें पहले हिंदी अनुवाद भी करते जाइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनका हिंदी। तो भ्रशम मतलब होता है अत्यधिक, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अपि मतलब होता है भी, एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, और बही का अर्थ होता है बाहर। इदानीम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषम अस्ति। इदानीम इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है, तो भ्रसम आ जाएगा पहले पर। जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन है, तो अत्र यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है, दुर्वहम अस्ति, कठिन है। प्राकृतिक वातावरण क्षरणम संचरणम खालिस्तान लाभदायम भवति। प्राकृतिक वातावरण में संचरण करना, भ्रमण करना, रहना लाभदायक भवति, लाभदायक मतलब सदा लाभदायक होता है। पर्यावरण संरक्षणम खालिस्तान प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। मतलब आप पर्यावरण प्रकृति क्या करते हैं, आराधना। अब यहाँ पर इतने में देख लीजिए क्या आपका ये उत्तर सही है। यहाँ पर तो देखिएगा आप, पहले में भ्रशम, फिर दूसरे में अत्र, तीसरे में अच्छा अपि आएगा, ओके, और एवं, ठीक है ना, तीसरे में अपि का प्रयोग होगा। संचरणम भी लाभदायक होता है, ओके ठीक है, हमने अपि का, हम सदा का प्रयोग, लेकिन हो सकता है आगे वाले खालिस्तान में भी सदा आएगा। तो ये जो थोड़ी सी गलती हम कर देते हैं, ये हमें आगे के खालिस्तान में देखने को मिलेगी। इसके आगे चलते हैं तो हो सकता है हमको ये देखने को मिल जाए। खालिस्तान समय से सदुपयोग करनीय, हमेशा समय का सदुपयोग करो। जी हाँ, तो ये किस में आ जाएगा, 5वें पर। अब आपने देखा, हमने एक जगह सदा भरा और दूसरी जगह हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ हमने गलती की है। तो ये गलतियां करने से हम आगे के लिए बड़े ही सतर्क हो जाते हैं। तो ये आपके आएगा 5वें नंबर पर। भूकंपित समय खालिस्तान गमन में उचितम भवति। भूकंप के समय खालिस्तान गमन, खालिस्तान जाना ही उचित होता है। तो कहाँ जाना उचित होता है जब भी भूकंप आता है, ये निश्चित है कि बाहर निकल जाइए मैदानों की तरफ। खालिस्तान हरितिमा खालिस्तान शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली है वहाँ पर पर्यावरण शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध पर्यावरण वहाँ है जहाँ पर क्या है, हरियाली है। यहाँ पर देख लीजिए, सदा, बही, यत्र और तत्र। तो ये आपके खालिस्तान पूरे हो गए। कब कर पाए, जब आपने मंजूषा के अर्थ देखे और जब आपने शब्दों के अर्थ देखे, तो आप आसानी से उसको भर पाए। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। आपको पर्यायवाची पद लिखना है। सलिलम अर्थात क्या होता है, तो सलिलम मतलब होता है जलम। सलिलम को जलम कहते हैं। आगे है आम्रम, तो आम्रम को कहते हैं रसाला। यहाँ लिखती हूँ क्योंकि यहाँ तो आपका भरा जाएगा, रसाला। वनम को यहाँ पर एक और आया है कांतारम। पाठ के अनुसार यदि बात करें, शरीरम को क्या बोला गया है, और तो देखिए देहम तो हम बोलते ही हैं। एक और बात यहाँ पर आई थी, तनु आया था क्या, एक बार हम देख लेते हैं। आपके पाठ के अकॉर्डिंग यदि बात करें कुटिलम, तो यहाँ पर कुटिल का यदि हम पर्याय ले रहे हैं तो कुटिलम भी होता है, कठोर भी होता है। देखते हैं फिर और क्या दिया है कुटिलम का।
पाषाण तो प्रस्तरः। अब देखते हैं पाठ के अकॉर्डिंग क्या आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर तनु दिया है, यस। कुटिल मतलब टेढ़ा, कठोर तो कठोर, वक्रम आया है आपके पाठ में, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रस्तरम और प्रस्तर पाषाण है, आप प्रस्तरा लिख सकते हैं। देहम भी और तनु, तनु पाठ के अनुसार है। कांतारम रसालम और जलम ऊपर है। तो ये आपके हो गए पाठ। वक्रम याद रखना नया शब्द है, टेढ़ापन। कुटिल का अर्थ भी क्या होता है, टेढ़ा होता है। और कठोर का तो कठोर होता है। तो मैंने कहा था कठोर लिख रहे हैं, पर आपके पाठ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो वक्रम भी का अर्थ भी होता है टेढ़ा। और यहाँ पर आगे है विलोम। अभी पर्यायवाची लिख रहे थे, अब विलोम लिखेंगे। तो सुकरम जहाँ भी आता है वहाँ पर सुकरम तो दुष्करम भी हो जाता है। दूषितम, स्वक्षम, गृहणंती, गृहणंती तो हम परित्यजंती भी उसको बोलते, लेना और फिर देने में भी अर्थ आता है। निर्मलम, मलिनम, दानवाय, मानवाय, शांता। यहाँ पर तो देखिए दुर्वहम, सुकरम का यहाँ पर पाठ के अनुसार दुर्वहम। दूषितम तो यहाँ पर स्वच्छ इसलिए नहीं होगा क्योंकि सूची का अर्थ आया है। गृहणंती तो वितरंती पाठ के अनुसार देना है। निर्मलम मतलब सामलम, निर्मलम मतलब मल रहित, सामलम मतलब मल सहित। दानवाय, मानवाय, शांता तो हो जाएगा अनंता। तो यहाँ पर यह होगा विलोम पद। ध्यान रखिएगा विलोम पद यदि आते हैं और आपको ऑप्शन में दिए हैं तो आप पाठ के अनुसार देखने का प्रयास कीजिए। आप कहेंगे कि पाठ बाद में आएगा, हमें याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा क्योंकि हमारी तैयारी ऐसी होगी। उदाहरण अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत, विग्रह वाक्यानि समस्त पदानि समासनाम, मलेन सहितम, मल से सहित। यहाँ पर समास दिए हैं, यहाँ पर देखिए आपको समस्त पदानि लिखना है, सारे आपको विग्रह दिए हुए हैं। मलेन सहितम, जब मल से जो सहित होता है यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास में ये अव्यय पद दिया गया है जो कि आगे आएगा। तो सामलिम, सामलम, और ये अव्ययी भाव है। ठीक है। हरिताह चा एव तरवाह तेसाम, यहाँ पर हरित, जब हम ये विशेषण और विशेष की बात करते हैं तो वहाँ पर कर्म धारय होता है क्योंकि यहाँ पर तरु जो हैं वो कैसे हैं, तो हरित तरुणाम जो कि आपने पाठ में पढ़ा था। ललिता चायाह लता, लताएं भी कैसी थी, सुंदर, तो ललित लता नाम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष आया है। तो हरित तरुणाम, ललित लता नाम, और दोनों में ही कर्मधारय होंगे क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। तो हरित यहाँ पर विशेषण है, ललित यहाँ पर विशेषण है, और तरव और लता ये दोनों ही विशेष हैं। तो ये कर्मधारय समास की तरफ आएगा। अगला देखते हैं नवा मालिका। मालिका भी यहाँ पर क्या है, नव, नव मतलब नई है। ठीक, तो नव मालिका सीधा बनेगा जो शब्द वो नव मालिका कर्मधारय में। धृतः सुख संदेशा एन, धृत सुख संदेश, जो सुख का संदेश देते, धृत शब्दों को हम पूरा जोड़ देंगे, धृत सुख संदेश, बिल्कुल सरल है। नव मालिका को पूरा जोड़ दीजिए, नव मालिका। कज्जल इव मलिनम, कज्जल मलिनम, तो इव आ गया है, के समान आ गया, यहाँ भी कर्मधारय। दुर्दांत दशनई, जो दांत हैं वो कैसे हैं, डसने वाले, मतलब कैसे भयंकर हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा शब्दों को सीधा जोड़ा गया, दुर्दांत दशनई, कज्जल मलिनम, धृत सुख संदेशम, नव मालिका। कर्मधारय है धृत सुख संदेश, ही आपका एन लगा हुआ है, बहुब्रीहि समास की तरफ जा रहा है कि धृत सुख का संदेश देने वाला जो हो। कज्जल मलिनम कर्मधारय, और दुर्दांत दशनई भी कर्मधारय क्योंकि यहाँ पर दांतों की भयंकरता बताई हुई है। कर्मधारय का आप अधिक प्रयोग देख रहे हैं क्योंकि एक शब्द की विशेषता आगे बताई गई है और वो शब्द यदि हम समास विग्रह में तोड़ते हैं वो सीधा कर्मधारय की तरफ जाता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत, रेखांकित पद दिए हुए हैं, प्रश्न निर्माण आपको करना है। शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंजती, तो शक्ति यानम दिया हुआ है तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक लगाएंगे कज्जल मलिनम के लिए। कज्जल मलिनम मतलब काजल के समान मैला, काजल के समान मैला, ये हो गया विशेषण, और जब भी विशेषण आता है तब वहाँ पर कीदृशम का प्रयोग होता है, तो हम कज्जल मलिनम की जगह कीदृशम लिखेंगे। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति, तो यहाँ पर पक्षिणाम पर आपका अंडरलाइन होगा, तो आप पक्षिणाम के स्थान पर केशाम का प्रयोग करेंगे क्योंकि पक्षिणाम यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। किसका बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर हम यदि किम के शब्द रूप उठाते कहा के, तो क्या आ जाएगा, केशाम आएगा षष्ठी के बहुवचन में।
अगला प्रश्न है पाषाणी सभ्यता या लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा। तो प्रस्तर तले यहाँ पर अंडरलाइन, प्रस्तर तले के ये सॉरी लता तरु गुल्मा आपका क्या है, यहाँ पर अंडरलाइन है। लता तरु गुल्मा बहुवचन की बात की गई है, तो बहुवचन में हम के की तरफ जाते हैं, कहा कऊ के किम के। यदि हम पुल्लिंग की तरफ चलते हैं तो क्या है, ये किम का बहुवचन आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति का तो आ जाएगा के। अगला है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावंती। अब यहाँ पर किस पर है तो देखिएगा, महानगरेषु पर है कि अब हम किसी स्थान की बात करते हैं, वहां पर कुत्र का प्रयोग होता है। तो कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावंती, ध्यान रखिएगा कुत्र का प्रयोग कहाँ, कीदृशी का प्रयोग कहाँ। तो अगला प्रश्न है प्रकृत्या सानिध्यौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है, तो किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है, वास्तविक सुख है हमारा प्रकृति के सानिध्य में। प्रकृत्या षष्ठी का प्रयोग है, यह लगा हुआ है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में का के शब्द रूप की तरफ जाते हैं तो कस्याह आता है, षष्ठी में भी और पंचमी में भी। बाकी के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्याह का प्रयोग होगा। और यहाँ पर देखिए समाप्त हो गया आपका पाठ। अब आप कह सकते हैं कि प्रथमा पाठ आपको पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया, क्योंकि आपने संधि देखी, समास बहुत नया रूप देखा। 9th में भी आपने पढ़े थे बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे आए थे और यहाँ पर प्रथमा पाठ में ही आपके समास आ चुके हैं। चूंकि आप 9th में पढ़ चुके थे इसलिए समास आपके लिए कठिन नहीं होंगे। और यहाँ जो समास दिए हैं बहुत ही सरल दिए हैं, शब्दों को तोड़कर सीधा जोड़ा गया है और आप आसानी से समझ भी पाए हैं। समास और संधियों का यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा कि नियम के अनुसार कैसे इसको बदला जाता है, कैसे सीखा जाता है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। आप जाके शुचि पर्यावरण आपका कंप्लीट हुआ। आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपने देखे, चूंकि उत्तर आप प्रश्न उत्तर भले ही आपके पेपर में ना आता हो फाइनल में, लेकिन जब भी पठित गद्यांश या पद्यांश आते हैं तो इस तरीके इन्हीं प्रश्नों को उठाकर वहां आपसे पूछा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे तो आप अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास आपको करना है। तो पाठ आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। विलोम देखे आपने, पर्यायवाची देखे, अव्यय शब्दों को भी देखा, संधि भी किए, समास भी की, सब कुछ आपने यहाँ पर किया। एक बार में इतना सारा व्याकरण का भाग आप कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। यदि कहीं कुछ लगता है कि नहीं समझ में आया तो चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपका शंका का निवारण कर दिया जाएगा। अगले वीडियो भी बिल्कुल जल्दी आपके सामने उपस्थित होगा जिसमें हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।